तो दोस्तों, आज अंतर्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर अपने विचार साझा करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 के अहले सुबह लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला किया गया, तबाह किया गया, जिसमें मुद्री के लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर भी इसमें शामिल है। दोस्तों, ऑपरेशन और वॉर में अंतर है, इसलिए सीज फायर नहीं था, ऑपरेशन रोकना था, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन था। तो जब डीजीएमओ लेवल की बात हुई 10 मई को तो उसमें सीज फायर नहीं हुआ बल्कि ऑपरेशन रोका गया। अब ये ऑपरेशन अपने आप में अनोखा है कई एक कारणों से, जिसमें अन्य कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि आज चीन के भूमिका पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात आपको साझा करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को के पार हमला किया। ये 1971 के बाद हुआ, जब हमारी वायुसेना ने कई एक आतंकी अड्डों पर हमला किया, जिसमें मुद्री के जो जैसे लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर है और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर है, दोनों टारगेट किया गया। मुजफ्फराबाद में भी उस लॉन्चिंग पैड को हमारे वायुसेना ने मिट्टी में मिला दिया, जहां से आतंकी पिछले कई एक दशकों से कश्मीर में धकेले जाते थे। उनका आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉश होता था और उसके बाद वो धकेले जाते थे। दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान को भाग के जल्दी से जाना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई हमको शांति चाहिए, और अमेरिकन विदेश मंत्रालय ने बात की और फिर जो है ये ऑपरेशन रोका गया। ये इसमें बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा चीन की भूमिका पर आज का मुख्य मेरा ध्यान रहेगा। तो चीन की भूमिका कैसी रही दोस्तों, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि चीन भारत का शाश्वत विरोधी है। महाभारत काल में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और तमाम प्राचीन भारतीय साहित्य में आपको ये चर्चा मिलेगी कि चीन जो है वो भारत से उस जमाने में भी चिढ़ता था। अमर्त्य सेन की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है, कई एक पुस्तक है, 2 प्रसिद्ध है जो यहाँ प्रासंगिक है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन और आइडिया ऑफ जस्टिस। इन दोनों पुस्तकों में अमर्त्य सेन ने बहुत ही स्पष्टता के साथ ये रेखांकित किया है कि जब फाहियान और ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर चीन वापस लौटे, तो जब तक वो भारत में थे, भारत के प्रति उनकी कृतज्ञता थी, ग्रेटफुलनेस था। लेकिन जैसे चीन लौटे, हजारों किताब खच्चर के पीठ पे लाद के बौद्ध धर्म के बारे में, तो उनकी भाषा बदल गई। उनकी जो चिट्ठियाँ आती रहीं वो कहीं न कहीं लीक से हट के आती रही। एक छात्र को एक गुरु के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो फाहियान और ह्वेनसांग कहते रहे। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है दोस्तों कि भारत और चीन के बीच जो एक अविश्वास की सीमा है, ट्रस्ट डिफिसिट है, वो पुरानी है, बहुत पहले की बात नहीं है। 1700 ईस्वी में सैमुअल पी हटिंगटन जो बहुत बड़े विद्वान हैं दुनिया के, उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर में लिखा कि भारत और चीन दुनिया के 25% जीडीपी को बिलोंग करते थे। अब 25% जीडीपी को बिलोंग करते थे, अब लगातार हमले होते रहे, भारत की आर्थिक शक्ति कमज़ोर पड़ी, चीन की थोड़ी कम पड़ी, कम तो उनकी भी पड़ी, अफीम वॉर हुआ। लेकिन चीन 1949 में जब आज़ाद हुआ तो उसने बड़े पैमाने पर अपने आप को आधुनिकीकरण के दौर में धकेला। 1989 में जब डेंग शियाओपिंग आए तो उन्होंने पूरा ग्लोबलाइजेशन अपनाया और चीन की मुद्रा भंडार में वृद्धि की। आज $3 ट्रिलियन चीन के रिजर्व में पड़ा है। भारत के रिजर्व में भी $700 बिलियन पड़ा है। लेकिन चीन की भूमिका जो ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में रही दोस्तों, आप ये मान लीजिए बहुत साफ गोई वाले शब्दों में कि चीन के सारे आधुनिक हथियार पाकिस्तान ने प्रयोग किए। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चीन ने अपने सारे हथियार पाकिस्तान के चैनल से टेस्ट किया और उसमें चीन के बड़े पैमाने पर जो हथियार हैं वो बिल्कुल
जो है वो निष्क्रिय रहे, खास करके ड्रोन के मामले में आप अगर देखते हैं तो ड्रोन के मामले में चीन और टर्की का ड्रोन जो है वो बड़े पैमाने पर फेल हुआ। हमारी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने, हवा से हवा में प्रोटेक्शन देने वाले सिस्टम ने, आकाश ने, S-400 ने उसको हवा में ही राख बना दिया। इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान को बड़ी लेवल पर मदद करी, बहुत सारे हथियार पाकिस्तान को तत्काल प्रभाव से भेजे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हुआ, 7 मई 2025 के अहले सुबह हमने पाकिस्तान पर पहला हमला किया। इस दौरान जो 15-16 दिन रहे उसमें चीन ने पाकिस्तान को काफ़ी हथियार भेजे और उन हथियारों का इस्तेमाल चीन ने भारत के खिलाफ किया। उन ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, मिसाइल का इस्तेमाल किया। चीन द्वारा प्रदत्त जो हवाई जहाज़ है, फाइटर प्लेन है, उसका भी इस्तेमाल किया। हमने उनके बहुत से प्लेन मार गिराए, एक भी उनका ड्रोन ज़मीन पर नहीं आया। टर्की के भी साथ जो है ये हुआ, टर्की भी पाकिस्तान के साथ खुल के आया। टर्की पर दोस्तों हम एक अलग जो है वीडियो डालेंगे, लेकिन आज चीन के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बावजूद जब ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया कि हमको भारत के साथ शांति करवा दीजिए। ये चीन को कहीं न कहीं नागवार गुजरा होगा, चूँकि चीन को ये लगा कि भाई सारा तो हमने जो है व्यवस्था करी और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ भाग गया। हमारे उत्तर भारत के गाँव में एक बड़ा पॉपुलर सी कहावत है कि माल मिर्जा का और होली कोई और खेले। वही बात है कि सारा व्यवस्था चीन की थी और अमेरिका को पाकिस्तान ने बुलाया। इससे चीन को ज़रूर मन में संशय हुआ होगा कि पाकिस्तान जो है वो विश्वास योग्य देश नहीं है। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन चीन के पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार तत्काल ऑपरेशन सिंदूर रुकने के तत्काल बाद बीजिंग के दौरे पर गए। चीन के आला नेताओं से उनकी बैठकें हुई और गर्जना हुई कि भाई हम जो है सदाबहार दोस्त हैं और जब दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्ती निभाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं एक बात आपको इंगित करता हूँ, पहली बार भारत ने 2 फ्रंट वॉर लड़ा। चूँकि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ किया उसमें चीन भी प्रमुखता से भाग ले रहा था। चीन भी एक फैक्टर था, सारे हथियार चीन के थे, टेक्निकल एडवाइस चीन के थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग चीन की थी। इसके बावजूद भारतीय फौजों ने, भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारा। प्रिसीजन स्ट्राइक 100% सफल रहा। ब्रह्मोस मिसाइल ने एक नया धमाका किया दुनिया के हथियार के बाजार में, जो सटीकता के साथ ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के उन जगहों पर जहां भी उसे भेजा गया था मार गिराया, उन जगहों को ध्वस्त कर दिया। इससे पूरी दुनिया चकाचौंध हो गई। भारत का जो हथियारों का व्यापार है 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का है। 2030 तक इसके लक्ष्य 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ का रखा गया था। लेकिन जिस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार काम कर रही है, जिस रफ्तार से कर रही है दोस्तों, मुझे लगता है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपया 2030 तक भारत का रक्षा निर्यात जाना चाहिए। भारत को तमाम अपना रिसर्च जो है इन चीज़ों पर लगाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दुनिया में किन देशों को हम दे सकते हैं। और जो ये इसका प्रयोग हुआ दोस्तों, खास करके ब्रह्मोस का, आकाश का, इससे दुनिया में आंखें खुल गई, हथियार बाजार के समीकरण बदल गए। और चीन को एक बड़ी चेतावनी हमने दी कि भाई 2 फ्रंट वार का जो तुम धमकी देते हो, 2 फ्रंट वार ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बड़ा ही अनोखा है। लड़ा हमने इस बार। और दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि 1949 में चीन बना आज के स्वरूप में, 76 वर्ष चीन के बनने के हो गए, लेकिन आज तक चीन ने कोई भी युद्ध किसी भी बड़े छोटे देश के खिलाफ नहीं लड़ा है। तो छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ी। चीन की सेना कॉम्बैट आर्मी नहीं है, भारत की सेना एक टेस्टेड कॉम्बैट आर्मी। लेकिन आज का युद्ध एयर में होता है, टेक्नोलॉजी का युद्ध होता है। इस युद्ध में जो टेक्नोलॉजी की बात है उसमें भारतीय
जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा इनोवेशन है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें और भी पूंजी लगाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि चीन का जो रक्षा बजट है वो 2024-25 में $300 बिलियन था, हमारा $80 बिलियन था। दोस्तों, तत्काल प्रभाव से इस बात की ज़रूरत है कि भारत का रक्षा बजट $150 बिलियन वर्ष 25-26 में कर दिया जाए, जिसमें $50 बिलियन सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए आर्मी का रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे लिए भी कई चुनौतियां पेश की है, उन चुनौतियों से पार पाना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, चीन अपना रंग दिखा चुका है। जब कोरोना अपने चरम सीमा पर था तो चीन लद्दाख सेक्टर में घुसा और गलवान हुआ। गलवान 15 जून 2020 को हुआ, और गलवान जब हुआ तो चीन के 40 जवान मारे गए, हमारे भी 20 जवान मारे गए। पहली बार दुनिया ने देखा कि भारत की सेना हथियारों से ही सिर्फ पराक्रम में निपुण नहीं है, वरन भारतीय सेना हाथापाई से फिजिकल लड़ाई में भी चीन को पछाड़ना जानती है, और करके दिखाया भारतीय सेना ने। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है देश की रक्षा के समक्ष। इसको रेखांकित किया ऑपरेशन सिंदूर ने। और जब आप देश को चलाते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा आपको चाहिए होगा। पीछे 2000 साल का इतिहास हमें बताता है कि जब जब देश की सुरक्षा कमजोर हुई, विदेशी आक्रांताओं ने हमें कब्जा किया, हमारे इस हिस्से और उस हिस्से को कब्जा किया देश के। वो ऐसी स्थिति अब नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। आज जरूरत है कि हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, वो तो दिलो जान से लगी हुई है कि देश मजबूत हो, सेना मजबूत हो, लेकिन तमाम शिक्षक, बुद्धिजीवी और तमाम इस अदर स्टेक होल्डर को भी ये चाहिए कि देश मजबूत हो, सेनाओं का आधुनिकीकरण हो। और चीन का खतरा, मैं दोस्तों फिर से आपको रेखांकित करता हूँ कि चीन का खतरा अस्थायी खतरा है। एशिया में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद चीन कब्जा करना चाहता है पूरे एशिया पर, यूनिपोलर पावर बनना चाहता है। भारत ऐसा नहीं चाहता, नहीं होने देगा। भारत अच्छे दोस्त हैं भारत के इस संबंध में काफी, जो कि भारत के साथ खड़े हैं इन सवालों पर। चीन को इस बात का पता है, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के अलावा चीन के पास कोई नहीं है एशिया में, कोई देश चीन के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। इस स्थिति में भारत को अपने सेनाओं का 5G टेक्नोलॉजी के अनुसार मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। तीनों विंग का, सबसे ज्यादा एयरफोर्स का, नेवी का, और उसके बाद थल सेना का भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। जरूरत है कि आज हम सब लोग देश में सेना के साथ, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को अंजाम दें। और इस बात को ध्यान रखें कि चीन हमारा शाश्वत दुश्मन है। चीन के साथ जो आर्थिक संबंध है उसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है कि चीनी सामान कम से कम खरीदे। ये भी एक सहयोग होगा देश की सेनाओं को, देश की सरकार को चीन से दो हाथ करने में। ये दो हाथ हमें करना ही है, आज करना है कि परसों करना है, करना ही है दोस्तों। समय की बात है, और समय हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ समय मिले, जो समय का इस्तेमाल हम और भी मजबूती से अपनी सेनाओं को आधुनिकीकरण करने में लगाएं। मुझे लगता है कि चीन एक बहुत ही बड़ा खतरा है भारत के लिए। हम सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित तौर पर हम इसमें जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों।